हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे साथियों। तो हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और ये अध्याय 8 है, चैप्टर 8। पाठ का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। प्लीज साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए साथियों। अब इसके पहले हमने पार्ट 1 पूरा करा दिया था विस्तार से, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 वो चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे वहां से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जजमानी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल में जमींदार लुहार बढ़ई सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते हैं। तो प्लीज साथियों, इसको बनाने में बहुत समय लगा था, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म का काम करते थे। बुआई और सुहाई के बीच किसान दस्तकारी का काम भी करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज में किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासन में भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था? उत्तर, इसमें दो चरण शामिल थे, जमा और हासिल। जमा में राशि का मूल्यांकन किया जाता था और हासिल वास्तविक एकत्र की गई राशि थी। प्रत्येक प्रांत में खेती और खेती योग्य भूमि दोनों को मापा जाता था। प्रत्येक गांव में काश्तकारों की संख्या का वार्षिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता था कि गांव में कितने लोग हैं, कितनी खेती है, कितने पे बोई गई, कितने पे नहीं बोई गई, वो सब रिकॉर्ड तैयार किया जाता था वार्षिक। और उसके बाद फिर क्या है, भू राजस्व मापने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दीवान, अब जैसे भू मापन कार्य इसमें लेखपाल करते हैं, और कहीं कहीं लेखपाल को पटवारी बोलते हैं। दीवान, जो साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार था, को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुगल वित्तीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व को महत्वपूर्ण बताने वाले साक्ष्यों का परीक्षण कीजिए? उत्तर क्या हो जाएगा, मुगल कोषीय मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व का महत्व कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए। और चलिए इसकी ले लीजिए साथियों। चलिए यहाँ बता देता हूँ, देखो। हाँ, यह देखो, कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन में वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। मुगल सम्राट सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र की सीमा और कृषि संबंधों के बारे में विशिष्ट जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरा। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश करी। भू राजस्व के इंतजामात इंतजामात के दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल वास्तविक वसूल की गई रकम। अब आगे क्या होगा, अकबर ने यह हुक्म दिया कि खेतिहर नगद भुगतान करे, वही फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। अब आगे क्या हो गया, हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने इनमें ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद बादशाहों ने के
शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं की गई। अब आगे क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रधान समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार भी आया था। उत्तर क्या हो जाएगा? महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। पुरुष खेत जोतते थे, हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई और कटाई, पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। पश्चिमी भारत में राज राजस्व ला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। आगे क्या हुआ फिर? सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों की कटाई जैसे दस्तकारी के कार्य महिलाएं करती थी। उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर पर भी जाती थी और बाजारों में भी। नेक्स्ट क्या है? जमींदार कौन थे, उनके कार्य बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? जमींदार जमींदार ऐसा वर्ग था जिसकी कमाई तो खेतों से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन हिस्से सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में इनकी ऊंची हैसियत होती थी। ऊंची हैसियत होने के कारण इन्हें कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जैसे क्या है कि किसान से जो जमींदार नहीं होते थे, गैर जमींदार, उनसे पैसा ले, 100 रुपये लगान है। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, जमींदार के कार्य। अब आगे क्या हुआ? जमींदार के कार्य क्या थे? राज्य की ओर से कर वसूलना, राजा और किसान के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, सेना की व्यवस्था करना। ऐसा होता था कि जमींदार जैसे किसान से 100 रुपये लिए और सरकार को देना था 80 रुपये, तो 80 रुपये दे दिए और 20 रुपये रख लिए। ऐसा जमींदारों करते थे। तो बाद में क्या हुआ? सरकार को जब पता चला तो सरकार ने जमींदारी ही खत्म कर दिया। उससे किसान जो है उभर नहीं पाते थे। चलिए नेक्स्ट, और सभी किसानों को उनका मालिकाना हक मिल गया। चलिए नेक्स्ट, सेना की व्यवस्था करना, कृषि भूमि को विकसित करना, किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता देना, निजी कृषि उपज को बेचना, गांव में साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार की व्यवस्था करना, सड़कों और जल स्रोतों की मरम्मत की व्यवस्था करना। अब आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए और पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति और पुश्तैनी अधिकार होते थे। आज भी गांव में ऐसा है, बुजुर्ग हैं। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती है। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। चलिए इसके साथ लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखिए, सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव, अब नेक्स्ट क्या? गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी
निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। यानी लेखपाल जो है, पहले लेखपाल को पटवारी कहते हैं, कभी-कभी आज भी पटवारी कहते हैं, किसी राज्य म मध्य प्रदेश में पटवारी कहते हैं, पंजाब में भी पटवारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं। अब बिहार में भी पटवारी कहते हैं, बिहार राज्य में, राजस्थान में पटवारी। अब पंचायत का खर्चा गाँव के उस आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय-समय पर गाँव का दौरा किया करते थे। इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे-मोटे बाँध बनाना और नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गाँव में रहने वाले अलग-अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। नेक्स्ट देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों। अब आगे फिर क्या हुआ? पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। जाति का जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था और एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। अब देखिए, इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग-अलग जातियों के लोगों के बीच झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी। पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के एकाधिकार के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेकार वसूली की शिकायत की गई है। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्या है साथी? खिलाफ जबरन उगाही या बेकार वसूली की शिकायत की गई है। आम तौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जात या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्या है? और अबुल फजल का आईने अकबरी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था। विवरण दीजिए। अब इसमें पूछता है, आईने से पता चलता है कि वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, चर्चा कीजिए। अब इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। आईने है, आइन कहीं कहीं लेकिन सही होता है आईने। आईने आईने पढ़ा जाएगा। थोड़ा टाइप होने साथियों एरर हो गया था। अब क्या है? आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, अबुल फजल ने लिखा था, इसमें अकबर के काल की जानकारी विस्तार से मिलती है। आईने अकबरी एक बड़ी परियोजना थी जिसका जिम्मा बादशाह अकबर ने अबुल फजल को दिया था। अकबर के शासन में 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। कई बार पूछा गया है कितने संशोधन, तो 5 संशोधन के बाद पूरा किया गया था। आईने इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसमें 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। तीसरी जिल्द आईने अकबरी थी। आईने अकबरी
इसमें क्या आईने अकबरी, जिसमें क्या है दरबार, प्रशासन, सेना संगठन, राजस्व स्रोत, और उसके बाद फिर अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल। स्क्रीनशॉट साथियों लीजिए भर से। चलिए जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए करे साथियों। अब क्या है अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों, अकबर के काल के विभिन्न प्रांतों सूबों के बारे में। आईने अकबरी, इसमें क्या था मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, मुल्क आबादी, महजबी संस्कृत रीति रिवाज, मह मजहबी संस्कृत रीति रिवाज, मजहबी संस्कृत रीति रिवाज। मंजिल आबादी क्या थी, शाही घर, परिवार और उसके रख रखाव से के बारे में जानकारी मिलती है। सिपाह सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां शामिल हैं। मुल्क आबादी, साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, राजस्व की दरों के। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए। राजस्व के दरों के राज्य की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी, इसमें सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयां, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र में शामिल हैं। हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। अब आगे क्या हुआ साथियों, मजहबी सांस्कृतिक रीति रिवाज, लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। मजहबी सांस्कृतिक रीति रिवाज आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। आईने अकबरी की कमियां, 5 बार संशोधन, प्रामाणिकता की कमी, यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं, जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई, यानी कमियां बता रहा है ना, कमियां आपको दिखाना है, पूछा जाता है। संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं। अब आगे क्या, बंगाल और उड़ीसा की अधिक सूचनाएं नहीं हैं, आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट, आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। अब क्या है, 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने के ढंग की व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, वनवासी, वनों में रहने वाले जो वनवासी होते तो वन में रहते थे, लोगों की जनसंख्या 40% थी। बताइए 40% लोग वन में रहते थे। ये झारखंड, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट में रहते थे। अब इनके लिए जंगली शब्द अर्थात जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों पर होता है प्रयोग किया जाता था। झूम खेती करते थे अर्थात स्थानांतरीय कृषि, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना, काम तथा खाने की तलाश में। भीलों द्वारा बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे करना, गर्मियों में मछली पकड़ना, मानसून के महीने में खेती करना, शहद तथा जाड़ों में शिकार करना आदि काम किए जाते थे। राज्य के लिए जंग, उलटफेर वाला तथा बदमाशों को शरण देने वाला इलाका था। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए और इसका अध्ययन आप लोग पूरा करिए। 20 वीडियो नहीं, पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे, आप अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। तो चलिए साथियों अब इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 था, पार्ट 2 है, पार्ट 2। इसके पार्ट 1 नहीं देखें तो आप जाके उसको देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर उसको देखें, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो आप इसमें यकीन मानिए कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इससे पूछा जाएगा, वो आप जो है परीक्षा में कर देंगे, वो आपके नंबर आ जाएंगे। तो साथियों
अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।